तो दोस्तों, जिस एनाइम का हम वेट कर रहे थे वो आ गया है। इस एनाइम की बहुत ही ज़्यादा हाइप थी इंडस्ट्री में। आज हम निंजा मूवी की एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ लोगों से भाग रहा होता है। आखिरकार वो लोग इस आदमी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो आदमी हैरानी से कहता है कि आखिरकार इन लोगों ने मुझे कैसे पहचान लिया। जिन्होंने इस आदमी को घेर लिया था वो निंजा होते हैं। ये आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस पर हावी होते हैं। एक निंजा एक डिवाइस लगाकर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा लेता है, जिससे इस आदमी का सर कट जाता है। इसके बाद निंजा एक डिवाइस से इस आदमी को वेरीफाई करते हैं। हमें पता चलता है कि इस आदमी की असल शक्ल कुछ और ही थी। अगले सीन में हमें एक फैमिली दिखाया जाता है जो मज़े से शहर से बाहर रह रहा होता है। आदमी की वाइफ टीवी देख रही होती है और न्यूज़ पर वही चल रहा होता है कि एक आदमी की मौत हुई है जिसका सर काट दिया गया है। इस न्यूज़ को देखकर आदमी की वाइफ परेशान होकर कहती है कि ये वही लोगों का काम तो नहीं है। फिर अचानक से उनका बच्चा वहाँ आ जाता है, तो ये बात वहीं ख़त्म होती है। फिर आदमी अपने बच्चे को सुलवाने ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि इस आदमी ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। आदमी दोबारा अपनी वाइफ के पास आता है। उसकी वाइफ कहती है कि ये मुझे उन्हीं का काम लग रहा है, लेकिन वो इस आदमी को जानते भी नहीं थे। सिर्फ उसकी कुछ जान पहचान के लोगों से बात करके उसे पहचान लिया। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। ये सुनकर आदमी कहता है कि चिंता की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। उसके बाद उसकी वाइफ कहती है कि ये शिनिगामी तो नहीं है। इस पर आदमी कहता है नहीं, शिनिगामी हमेशा अकेले शिकार करता है। इसके बाद आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये फैमिली जब भी कहीं जाती है या शॉपिंग करती है तो अपने फिंगरप्रिंट्स ज़रूर मिटा देती है और खुशी खुशी रहने लगती है। इसी दौरान निंजा 4 और लोगों को मार देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आदमी सो रहा होता है। इसी दौरान अचानक से उठकर बैठ जाता है। इसे देखकर इसकी वाइफ भी उठ जाती है। आदमी कमरे से बाहर निकलकर नीचे आ जाता है। इसी दौरान बहुत सारे निंजा आदमी पर हमला कर देते हैं। आदमी बहादुरी से निंजाओं से लड़ता है। अचानक से अपने बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने बच्चे के कमरे की तरफ जाने लगता है कि एक निंजा जहरीली सुई उसकी तरफ फेंक देता है। वो सुई आदमी के गले में लगती है तो आदमी सीढ़ियों पर गिरता है। एक बार सीन शिफ्ट होता है आदमी के घर के बाहर, तो गाड़ी में एक आदमी बैठा होता है। दोबारा सीन घर के अंदर शिफ्ट होता है तो आदमी गिरता पड़ता अपने बच्चे के रूम में जाता है। जाते ही देखता है कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा खून में लथपथ ज़मीन पर पड़े हैं। एक निंजा कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की थी। ये कहती है कि वो आदमी की वाइफ के गले में तलवार घुसा देता है। एक और निंजा पीछे से आदमी की पीठ पर वार करता है। आदमी अपने बच्चे और वाइफ की मौत की सदमे की वजह से कुछ नहीं कर पाता। वो ज़मीन पर गिरता है और उसकी सांसें बंद हो जाती है। इसके बाद पुलिस घर में आ जाता है और डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन आदमी अचानक से होश में आ जाता है और उल्टियाँ करने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में इसी का इलाज हो रहा होता है। हमें इस आदमी का नाम लोगन बताया जाता है। जैसे लोगन को होश आता है तो अपनी बीवी और बच्चे के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर कहता है कि उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर लोगन रोने लगता है। इसके बाद 2 FBI एजेंट वहां आते हैं। लड़की का नाम एमा है और आदमी का नाम माइक मॉरिस है। वो लोगन से पूछते हैं कि आप उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने तुम्हारी फैमिली की हत्या की है, लेकिन लोगन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तो माइक लोगन से कहता है कि मेरा कार्ड है, कुछ याद आया तो मुझे ज़रूर बताना। जाते जाते माइक एमा से कहता है कि मुझे यकीन है लोगन इन हत्यारों को जानता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लोगन व्हीलचेयर पर हॉस्पिटल की छत पर है और एमा भी वहीं नज़र रखी हुई है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जहां लोगन अपने फैमिली की बॉडीज़ को देखने जाता है। फिर रूम में इंटर होने से पहले ज़ोर से चिल्लाता है। अपने हाथ से सुई निकालकर अपने दूसरे हाथ को ज़ख्मी कर देता है। दोबारा से सीन हॉस्पिटल की छत पर शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं बहुत सारे निंजा लोगन पर हमला कर देते हैं। लोगन इस बार बहुत बहादुरी से लड़ता है और एक निंजा टेक्निक यूज़ करता है जिसकी वजह से उसके मुंह से धुआं निकलता है और वो गायब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ लोगन का सर नज़र आता है। उसी दौरान सारे निंजाओं को मार देता है।
इस सारे सीन को एमा देखती है। लोगन उसे नहीं मारता, सिर्फ बेहोश करके छोड़ देता है। लोगन लिफ्ट के ज़रिए नीचे आ जाता है तो इधर और भी निंजाए लोगन का वेट कर रहे होते हैं। लोगन इन सब से लड़ता है और सबको मार देता है। वहाँ पर माइक मॉरिस भी उसे देख रहा होता है। आखिर में निंजाओं का लीडर बच जाता है। उसकी और लोगन की खूब लड़ाई होती है। वो लोगन के गले में वही डिवाइस लगाता है, लेकिन लोगन जल्दी से डिवाइस का रस्सी काट देता है और उस लीडर पर हमला करके उसे ज़ख्मी करता है और उससे पूछता है कि आखिरकार मुझे पहचान कैसे लिया। तो वो लीडर कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम बच नहीं सकते। इसके बाद लोगन अपने चेहरे का मास्क हटा देता है तो हम इस बार लोगन का असली चेहरा देखते हैं। वो लीडर भी लोगन का चेहरा देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। लोगन आखिरकार तलवार का वार करके उस निंजा लीडर को मार देता है। फिर लोगन अपनी वाइफ और बच्ची की डेड बॉडीज को देखकर घर चला जाता है और अपने घर से एक बॉक्स निकालता है जिसमें कुछ सामान और उनकी फैमिली की पिक्चर्स होते हैं। पिक्चर्स को देखकर हम जान जाते हैं कि उसकी फैमिली भी मास्क लगाया करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगन एक मास्क पहनता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। निंजा कामुई एपिसोड 2। निंजा कामुई एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें थोड़ी बैक स्टोरी बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि जापान में एक निंजा क्लैन होता है जिसमें उनके टेक्निक्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करना अलाउ नहीं होता। इसके अलावा उनका मिशन ही उनकी ज़िंदगी होती है। कुछ टाइम के बाद जापान पर एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद निंजा क्लैन एक नई सरकार के अंडर आ जाती है, जिसके बाद दूसरे लोगों के साथ निंजा टेक्निक को शेयर करना अलाउ होता है। लेकिन कुछ लोग इस ऑर्डर को नहीं मानते तो उनको मार दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि मिस्टर लोगन का असल नाम हाइगन होता है। बचपन में ही हाइगन की फैमिली को मार दिया जाता है, तब से हाइगन वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम प्रेजेंट स्टोरी में आ जाते हैं। हाइगन ने निंजाओं के लीडर को नहीं मारा होता बल्कि किडनैप कर लिया होता है, लेकिन हाइगन की भी चोट अभी तक ठीक नहीं होती है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। हमें बताया जाता है कि ये हाइगन का दोस्त होता है। ये आदमी एक डॉक्टर होता है और इसने भी मास्क लगाया होता है। हाइगन उसे बताता है कि मास्क लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है। बूढ़ा आदमी हाइगन की चोट को देखकर कहता है कि तुमने तो सीक्रेट टेक्निक स्टार्क ऑफ अवेयरनेस यूज की है, इससे तुम मर भी सकते थे। बूढ़ा आदमी जैसे ही हाइगन की पीठ पर तलवार का निशान देखता है तो बहुत ही डर जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो। मैं अगर अब भी तुम्हारा इलाज शुरू करूं तब भी तुम्हें कम से कम 5 से 6 दिन तो लगेंगे। बूढ़ा आदमी हाइगन को इंजेक्शन लगाता है तो हाइगन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और हाइगन होश में आ जाता है। हाइगन अपने सामान चेक करता है तो उसे बहुत सारे सेल फोन और माइक का गार्ड नजर आता है। हाइगन उसके बाद निंजाओं के लीडर के पास जाता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। निंजाओं का लीडर भी कुछ नहीं बताता, आखिर वो भी एक निंजा तो है। हाइगन 3 दिन तक उसे टॉर्चर करता रहता है। निंजाओं का लीडर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बीवी और बच्चे को कैसे मारा। इस पर हाइगन पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि FBI के ऑफिसर सारे इवेंट्स को छुपाने में लगे होते हैं। माइक उनसे बहस करता है लेकिन बॉस उनसे चुप रहने को कहते हैं। माइक इम्मा के पास भी जाता है। इम्मा भी कहती है कि सारे ऑफिशियल्स इसे छुपाने में लगे हैं, हमें भी चुप रहना चाहिए। इम्मा बाद में माइक को बताती है कि जब उसने मिस्टर लोगन के फैमिली के बारे में रिसर्च की तो सब कुछ नकली निकला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाइगन अब ठीक हो चुका होता है और उसके हाथ में एक छोटा बटन होता है। इस बटन को हाइगन की बीवी ने उसे दी थी और कही थी कि इससे उन सबकी जान बच सकती है। आगे हाइगन जगह जगह जाकर किसी को ढूंढता है पर उसे कोई नहीं मिलता। इम्मा VR पर एक गेम खेल रही होती है जिसे एक ओजाक नाम की कंपनी ने बनाई होती है। वो कंपनी बहुत मशहूर होती है। अचानक से माइक पर अननोन नंबर से कॉल आ जाती है। माइक पूछता है कौन हो। वहाँ से आवाज आ जाती है मैं हूँ मिस्टर लोगन। माइक इम्मा को कॉल ट्रेस करने का इशारा कर देता है। हाइगन कहता है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इससे पहले इम्मा कॉल ट्रेस करे हाइगन फोन को तोड़ देता है। हाइगन दूसरे फोन से कॉल करके कहता है कि ये फालतू की हरकतें मत करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद हाइगन माइक से मिलने का कहता है। इस पर माइक हाइगन को एक कैफे में मिलने का कहता है। अगले सीन में हाइगन कैफे की तरफ जाता है और हर तरफ से कैफे को देख लेता है। माइक अंदर हाइगन का वेट कर रहा होता है। हाइगन मास्क लगाकर वहां आ जाता है।
माइक पूछता है क्या प्रूफ है तुम लोगन हो। इस पर हाइगन वो कार्ड निकाल कर दिखाता है। जब माइक ने वहाँ कार्ड हॉस्पिटल में लोगों को दिया था, लेकिन माइक नहीं मानता। फिर हाइगन वहाँ से जाने लगता है। फिर माइक उसे रोक लेता है और कहता है मुझे नहीं लगता था तुम यहाँ आओगे और खुद को पकड़े जाने का खतरा मोड़ लोगे। हाइगन कहता है मैं ये बातें करने नहीं आया हूँ। इस सिटी में लगातार जो मर्डर हो रहे हैं, क्या तुम उनके बारे में जानते हो? माइक कहता है क्या इसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाइगन इस पर हाँ कहता है। तो तब ही माइक हाइगन पर गन तान लेता है और कहता है मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। तभी अचानक उधर से एक आदमी आ जाता है। माइक कहता है अपना सामान लो और निकल जाओ जल्दी से। तभी वो हाइगन पर हमला कर देता है। उस आदमी के हमले को रोकते रोकते हाइगन का मास्क निकल जाता है। ये देखकर माइक हैरान रह जाता है। हाइगन और दूसरे आदमी की खूब लड़ाई होती है। उस आदमी के हाथों में 2 चाकू होते हैं। वो बार बार उनसे हाइगन पर हमला करता रहता है। माइक भी उस आदमी पर गोली चलाता है। वो आदमी गोलियों से बचकर माइक पर हमला करता है। तभी हाइगन माइक को भी बचा लेता है। हम देखते हैं कि अचानक से उस आदमी के 4 हाथ होते हैं। हाइगन भी अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है। इस पर हाइगन की पीठ पर भी 4 हाथ निकल आते हैं। हाइगन के पीछे एक और आदमी आ जाता है। वो पहले आदमी की कॉपी होती है। दोनों मिलकर हाइगन पर हमला कर लेते हैं। इन दोनों में फिर से खूब लड़ाई होती है। हाइगन वहाँ पर बोतल उठाकर शराब पी लेता है। शराब पीकर अपने मुंह से आग निकालता है तो दोनों आदमी आग से जल जाते हैं। इसका फायदा उठाकर हाइगन दोनों के सरों पर वार करके उन्हें मार देता है। इस फाइट को देखकर माइक के होश उड़ जाते हैं। वो हाइगन से पूछता है आखिरकार तुम लोग कौन हो और मिस्टर लोगन कहाँ है? हाइगन उस बटन को गले के पास ले जाता है तो उसका वो चेहरा नजर आता है जो मिस्टर लोगन का था। मतलब ये मास्क था और इस चेहरे से वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। माइक को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। अचानक कैफे के बाहर बहुत सारे लोग कैफे पर फायर करना शुरू कर देते हैं। वो सारे ब्लैक सूट्स में होते हैं। वो सारे फायर करते हैं कैफे पर और आखिर में एक रॉकेट से पूरा कैफे उड़ा देते हैं। हाइगन माइक को फिर बचा लेता है और वहाँ से चला जाता है। पहले वाली फाइट के दौरान माइक का बुलेट प्रूफ जैकेट भी खराब हो जाता है। माइक कहता है आखिरकार ये कैसे वेपन्स यूज करते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट भी इनके सामने कुछ नहीं है। उसी दौरान हमें स्क्रीन पर ओजाक कंपनी का बोर्ड दिखाया जाता है जो उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा होता है। एपिसोड के आखिर में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने हाइगन को मारने का ऑर्डर दिया था। जाई नाम का आदमी इसे बताता है कि हाइगन इस बार भी बच गया और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। निंजा कामुई एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड की शुरुआत एक बड़े पॉलिटिशियन से होती है। ये पॉलिटिशियन अपने गार्ड के साथ अपनी कार में जान बचाकर भाग रहा होता है, पर कोई चीज इसकी कार पर हमला कर देता है और उसे मार देती है। इसके बाद कार में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद सब कुछ जल कर राख हो जाता है। हमें बाद में पता चलता है कि ये एक निंजा का काम होता है। इस निंजा को हैगान को भी मारने का टास्क दिया जाता है। ये निंजा हैगान की फोटो देखकर मुस्कुराता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यही निंजा खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर निंजा ऑर्गेनाइजेशन के हेड आते हैं। हमें इसका नाम यामाजी बताया जाता है। इस निंजा का पिछला मिशन बहुत ही इजी होता है, इसीलिए वो यामाजी को ताने मारकर कहता है कि तुमने जो पिछला काम दिया था वो एकदम ही बेकार था। मेरे लिए ये तो बिल्कुल बच्चों का काम था, बिल्कुल भी मजा नहीं आया इसमें। पर यामाजी कहते हैं कि तुम मेरी तलवार हो और तलवार की खुद की कोई इच्छा नहीं होती। इसी पर वो निंजा कहता है कि हम पुराने निंजाओं की तरह नहीं है। वो शपथ लेते और उसी का पालन करते। हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, हम अपनी मर्जी से थोड़ा चलते हैं। इस पर यामाजी कहते हैं कि जिन निंजाओं ने विरोध किया था वो सब हमारे दुश्मन है। मैं नहीं चाहता कि हमारे सीक्रेट टेक्निक्स किसी को भी पता चले, इसीलिए हम सब निंजाओं को मरना होगा। आगे यामाजी उस निंजा को हैगान के बारे में बताते हैं। हमें पता चलता है कि हैगान जापान के इतिहास का बहुत ही बड़ा निंजा होता है। हैगान ने बहुत ही ज्यादा लड़ाई लड़ी है और अनगिनत उसके पास टेक्निक्स है और वो अपने टारगेट पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता है। ये सब सुनकर निंजा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इस पर यामाजी कहते हैं कि हमने पहले भी हैगान को मार दिया था, हालांकि डॉक्टर ने भी उसे मुर्दा कह दिया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे जिंदा हो गया। उसके पास शायद एक सीक्रेट आर्ट है, ये केवल पुराने निंजाओं के पास होती थी। ये आर्ट हैगान के पास भी है। हमें इस बार हैगान को जिंदा नहीं छोड़ना होगा और हमें इसकी सीक्रेट आर्ट को पहचानना होगा। इस पर वो निंजा हंस के कहता है कि अगर हैगान मेरे पैरों में पड़ जाए और वो सीक्रेट आर्ट हमें बताए तो कैसा लगेगा। ये कहकर वो निंजा वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो रुक जाता है और कहता है कि शिनिगामी ने अगर मेरे काम में टांग अड़ाई तो
अगले सीन में हमें शिनिगामी दिखाया जाता है, वो दूसरे निंजाओं से लड़ रहा होता है। हमें शिनिगामी का नाम जाई बताया जाता है। जाई अपने मास्टर से लड़ने के लिए रेडी होता है। जाई का मास्टर से कहता है कि अगर तुम अपनी तलवार पर प्राउड नहीं करते तो तुम केवल खून खराबा कर रहे हो। मैंने जो तुम्हें सिखाया था क्या वो तुम भूल गए? आखिर तुमने अब तक अपने कितने साथियों को मार डाला है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। तुम सारे निकाले हुए निंजाओं को इसलिए मारते हो कि तुम लोग उनसे डरते हो। जो निंजा अभी भी अपने आप पर प्राउड करते हैं वो पुरानी तरीकों से ही रहते हैं। तुम जैसे लोगों ने कभी भी नहीं मार सकते, इसीलिए तुम लोग हेगांग को भी मारने में फेल हो चुके हो। तुमने तो हम सभी को धोखा दिया है। जब ये बात बाकी की निकाली हुई निंजाओं को पता चलेगी वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आगे जाई का मास्टर से कहता है कि ये मत भूलना, मैंने ही तुम्हें तलवार चलाना सिखाई थी। ऐसा कहते ही जाई का मास्टर अपनी सीक्रेट टेक्निक फ्लाइंग सोलो से उस पर हमला कर देता है। पर जाई अपने मास्टर से ही बहुत ज्यादा तेज होता है। वो अपना तलवार अपने मास्टर के सीने में घुसा देता है, जिससे मास्टर की तो डेथ हो जाती है। मरने से पहले जाई का मास्टर उसे कहता है कि मैं तो अभी नर्क जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर तुम्हारा भी वेट करूंगा। इसके बाद हम वापस यामाजी और दूसरे निंजा पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो निंजा यामाजी से कहता है कि जरूर शिनिगामी हेगांग को मारने के लिए उतावला हो रहा होगा। इस पर यामाजी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही शिनिगामी को हेगान से लड़ने के लिए मना कर दिया है। आगे हम माइक पर शिफ्ट हो जाते हैं। माइक को पता चलता है कि जब वो हेगान से मिलने के लिए उस कैफे में गया था, FBI ने उस कैफे के ऑनर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर दिया है। माइक समझ जाता है कि FBI फिर से कुछ कर रहा है, मतलब केस को दोबारा से दबाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर माइक का बॉस भी आ जाता है। माइक का बॉस उसे बाहर ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए और अपने रिटायरमेंट पर फोकस करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि माइक का बॉस पहले उसका पार्टनर हुआ करता था और प्रमोशन के बाद उसका बॉस बना दिया गया। आगे माइक का बॉस माइक को छुट्टियां लेने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम हेगान पर शिफ्ट होते हैं। हेगान एक सुनसान जगह पर बैठकर अपने वेपन्स को ठीक कर रहा होता है और वो अपने बीवी बच्ची को भी याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर माइक की भी एंट्री हो जाती है। माइक हेगांग को बताता है कि रेस्टोरेंट में जिस निंजा ने हम पर हमला किया था, उस निंजा का हथियार एक स्पेशल मेटल से बनाया गया है। ये मेटल केवल सिर्फ ओजा कंपनी के पास ही है। जरूर ओजा कंपनी और निंजाओं के बीच में तो कुछ है, यहाँ तक कि FBI भी ओजा के कंट्रोल में आ गई है। ये सुनकर हिगान कहता है कि उन्होंने मेरे परिवार को मारा है, मैं उनकी किसी भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। ये सुनकर माइक कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर अरेस्ट करूंगा, पर लोगों को क्रिमिनल्स से बचाना तो मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ ही काम कर रहा हूँ। इसके बाद हिगान माइक को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है और कहता है कि निंजा अपने ड्रिंक को शेयर करते हैं। हम लोगों में इसी तरीके से दोस्ती की जाती है। इसके बाद माइक और हिगान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी होते हैं। आगे माइक कहता है कि मेरे पास ओजा कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने किसी को बुलाया है। अगले सीन में देखते हैं कि माइक से मिलने के लिए एमा आती है। एमा बहुत लेट होती है, इसीलिए माइक एमा को डांटती है। एमा कहती है कि वो जो कार लाई है उसकी वजह से उसे देर हो गई है। माइक ने पहले से ही एमा को हिगन के बारे में बता दिया था, इस वजह से हिगन माइक की तरफ गुस्से में देखता है। इस पर माइक कहता है कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ है। इसके बाद माइक और हिगन दोनों एमा की कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि एमा ने अपनी कार में एक सुपर कंप्यूटर फिट किया हुआ है, जिससे वो कहीं पर भी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। एमा बताती है कि उसने ओजा कंपनी पर कुछ रिसर्च की है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत सारी फील्ड में काम करती है, जैसे कि मिलिट्री वेपन्स, टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी और कुछ और। इसी वजह से ये कंपनी हर देश में फैल चुकी है, मगर जिस तेजी के साथ इन्होंने ये सब कुछ किया है ये हैरानगी की बात है। इनके प्रोडक्ट्स सभी देशों में चारों तरफ फैल गए हैं। एक और बात ये भी है कि उनके कंपटीटर्स जो थे उन सब की अजीब तरीके से हत्या हो गई है। आगे बताती है कि यूरोप का एक पॉलिटिशियन था, उसने अपने देश में बारी कंपनीज पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी भी हत्या हो गई है। ये वही इंसान होता है जिसको हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। इसके बाद एमा बताती है कि इस पॉलिटिशियन के जाने के बाद एक नया पॉलिटिशियन आया है और उसने सारे कंपनीज की जो बैन थे उन सब को खोल दिया है। उन बाहर की कंपनीज में ओजा भी शामिल है।
एमा बताती है कि मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ निंजाओं का ही काम है। औजा और निंजा दोनों मिलकर एक साथ ही काम कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि औजा कंपनी का CEO अपने साइंटिस्ट के साथ एक नए रिएक्टर की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ये रिएक्टर करीब 2.2 मिलियन किलोवाट पर सेकंड तक एनर्जी जनरेट कर सकता है। इसके बाद साइंटिस्ट बताते हैं कि उनका वायरलेस सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये देखकर CEO बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अपने साइंटिस्ट को बधाई देकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही CEO अपने ऑफिस की तरफ जाता है, उसे अपने ऑफिस में एक गेस्ट बैठा हुआ दिखाई देता है। ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि यामाजी होते हैं। यामाजी CEO को एक फोटो दिखाते हैं। ये फोटो उस समय की होती है जब कैफे में मिसाइल से अटैक होता है। ये देखकर CEO कहता है कि मैंने तो इन्हें अपने हथियारों की सिर्फ टेस्टिंग के लिए कहा था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि मेरे हथियार एक निंजा के सामने टिक सकते हैं कि नहीं। वैसे भी वो निंजा अब तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है ना। ये सुनकर यामाजी CEO को आंख दिखाने लगता है। इससे देखकर CEO बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं आगे से जरूर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर यामाजी वहां से जाने लगता है। हमें पता चलता है कि यामाजी और रोजा का CEO दोनों पार्टनर्स होते हैं। यामाजी जाते वक्त CEO से कहता है कि अगली बार ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये सुनकर CEO थोड़ा डर जाता है और फिर शांत रहता है। अगले सीन में हम दोबारा से माइक, हेगान और ईमा पर शिफ्ट हो जाते हैं। एमा हेगान और माइक को औजा कंपनी के ऑफिस के बारे में बताती है। औजा कंपनी ने तो अपनी खुद की एक सिटी बनाई होती है। इनका हेडक्वार्टर इसी ही सिटी में होता है। इस सिटी को केवल औजा कंपनी ही चलाती है। एमा कहती है कि हमें अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें उनके ऑफिस के अंदर ही घुसना होगा। एमा यही बातें कर रही होती है कि अचानक से एमा की कार पर हमला होती है। कोई निंजा कार के ऊपर से हमला कर रहा होता है। एमा भी कार स्टार्ट करके भाग निकलती है। माइक भी कार की छत पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। हेगान अपनी पावर यूज करके निंजा को देख लेता है और उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। तभी एक ट्रक आकर कार को उड़ा देती है। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार होती है कि माइक और एमा बहुत ही ज्यादा जख्मी होते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। निंजा हेगान पर हमला कर देता है, पर हेगान हमलों से बचकर कार से निकल जाता है। इसके बाद हेगान और निंजा की फाइट शुरू हो जाती है। निंजा के पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं जिनसे वो हेगान से लड़ रहा होता है। निंजा के पास एक ऐसा वेपन होता है जो ऑक्टोपस की तरह होता है, लेकिन वो नुकीली तलवारों जैसे होते हैं। वो हेगान पर इससे हमला कर देता है। एक वायर हेगान को लग भी जाता है। इसके बाद हेगान भी अपनी निंजा टेक्निक यूज कर देता है, जिससे हेगान की पीठ पर भी 6 हाथ निकल आते हैं। अपने हाथों से वो इन तारों को पकड़ लेता है और निंजा को इधर उधर पटक देता है। निंजा भी हेगान पर मिसाइल से अटैक कर देता है। इसके बाद निंजा अपने मुंह से बहुत सारे रॉकेट्स हेगान की तरफ छोड़ देता है, पर हेगान भी हवा में सारे रॉकेट्स को डॉज कर देता है और निंजा के मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे निंजा की मौत हो जाती है। आगे हेगान निंजा पर लगी हुई कैमरे को निकाल देता है। उसके बाद निंजा को लात मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। हमें पता चलता है कि इस निंजा को उस दूसरे निंजा ने भेजा होता है जिसे हेगान को मारने का टास्क दिया होता है। हेगान कैमरे में देखता है और निंजा की गर्दन काटने का इशारा कर देता है और कैमरे को तोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस और एम्बुलेंस आ जाते हैं। माइक और एमा को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि हेगान के बैग में फोन बजता है। हम देखते हैं कि हेगान के बैग में बहुत सारे फोन रखे होते हैं। हेगान जब फोन अटेंड करता है तो वहां से आवाज आ जाती है कि अब फाइनली हम बात कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद हेगान का जान पहचान का है, इसीलिए आवाज सुनकर हेगान चौंक जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। दोस्तों बताइए ये एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा और ये निंजा कामुई सीरीज आप लोगों को कैसे लग रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।